अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार साहब है। डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 370 इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो हॉट टॉपिक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आवाम के बहुत दिल के करीब है ये आर्टिकल 370। अगर हम इसके टेक्निकलिटीज़ पे बात करें, कानूनी मेयार पे बात करेंगे, अब बशीर साहब बहस से एडवोकेट, आप इसको किस चीज़ के साथ मुनासबत लेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर आवाम इससे बहुत कोरिलेट करती है। आप कानूनी नज़रिए तौर जम्मू कश्मीर आवाम को सरल शब्दों में समझाइए। बुनियादी तौर अगर मैं कहूँगा कि ये आर्टिकल 370 और 35A का मसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर लीगल नज़रिए से देखा जाए, कानूनी नज़रिए से देखा जाए, जो आपका कहना है कि टेक्निकली क्या इसके मामलात हैं, मुझे लगता है कि लीगल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं कि दैट जम्मू कश्मीर पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेशी केस so far as Article 370 is concerned। 35 ये एक ऐसा शिक है कानून में, एक आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें किसी दूसरे मुल्क ने नहीं दिए। ये एक माहदे के तहत हमें मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली की तरफ से मिला है। पाकिस्तान ने नहीं दिया है, चाइना ने नहीं दिया है, किसी और मुल्क ने नहीं दिया है। और ये जो आर्टिकल है ये पिछले समझो 60 साल से हमारे हक में जा रहा था। जो चीज़ 60 साल तक रहे, हुकूमतें बदली, प्रेसिडेंट बदले, सुप्रीम कोर्ट्स बदल गई, लेकिन इस आर्टिकल को किसी ने छेड़ा नहीं। हाँ, अगर कानूनी तौर देखा जाए तो 2 बार इसको चैलेंज भी किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ही 2 बार इस आर्टिकल 370 को बोला कि ये परमानेंट फीचर है, ये कोई टेम्परेरी फीचर। अगर लीगल हिसाब से भी देखा जाए तो अगर किसी को हमसे छीनना भी था ये आर्टिकल 370, तो इसके लिए लाजमी था कि वहाँ यहाँ के लोगों का कंसेंट होना चाहिए था। यहाँ के लोगों का कंसेंट 2 सूरतों में हो सकता था, या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए, जो 57 से मेरे ख्याल में नहीं बनी फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका नामल बदल था, अल्टरनेटिव था असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनसे राय तलब करते तो हम मानते कि असेंबली ने कंसेंट दे दी, लोगों ने कंसेंट दे दी, क्योंकि असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कहाँ के लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो जब वो कंसेंट भी नहीं है, और मुझे लगा जो आर्गूमेंट्स के दौरान मैं अभी वाच भी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि ये कह रहे हैं कि ये LG साहब ने या गवर्नर ने उस वक़्त कंसेंट दे। यार वो तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ समझो ट्रायल एडजुडिकेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वही गवर्नर साहब सामने आता है, वो कहता है मुझे रात के 12 बजे होम मिनिस्टर का फ़ोन आया, मैं एक कागज़ भेज रहा हूँ, इस पर दस्तखत करो, और वो उस पर दस्तखत करता है। मुझे बताओ उसमें उसका कंसेंट शामिल नहीं है, वो भी अंडर प्रेशर दस्तखत करता है, तो आम लोगों का कंसेंट कहाँ है? लीगली कहाँ पर ये स्टैंड करता है? मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया अपने चेयरमैन साहब के साथ अपने वकील को मिलने के लिए, हमने ये सारा डिस्कस कर दिया, लीगल इश्यूज़, आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती थी, कहाँ कंट्राडिक्शन है, कहीं कंट्राडिक्शन नहीं। अगर कंट्राडिक्शन होता ना तो इस हमारी J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है तो कब का तूफान आया होता। कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उन्होंने सब गैप्स क्लियर कर दिए, कहीं पर कोई तजाद नहीं था। कोई सेंट्रल लॉ हम एडॉप्ट कर रहे थे यहाँ पर, वो भी विद 3 लिस्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ओवरऑल वही है। हर स्टेट के साथ ये नाता है, ये रिश्ता है सेंटर का। एक हो गया जहाँ पर सेंटर खुद ही कानून बनाता है, जो सारे थ्रू आउट कंट्री अप्लाई होता है। दूसरा होता है जहाँ स्टेट को इख्तियार होता है अपना कानून बनाने का, उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। तीसरा होता है कंकरेंट, विद द कंकरेंस ऑफ ईच अदर, सेंटर और स्टेट कंकरेंस में कोई कानून बनाते हैं मुतफिक तौर पर, वो अप्लाई होता था। यहाँ कौन सा तूफान? यहाँ ये लिखा था कि जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो वेलफेयर स्टेट के लिए लॉज बनते थे,
इंडियन पार्लियामेंट में। मैं एज ए लेजिस्लेटर कहता हूँ कि जब मैं MLA था 2-2.5 साल तो हम अडॉप्ट करते थे, उसमें कौन सा तूफान था। लेकिन हमारी जो बेसिक गारंटीज है, ज़मीन का मामला है, नौकरियों का मामला है, उस हिसाब से जो क्वायरीज आती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो गवर्नमेंट के लॉयर्स आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसमें जो क्वायरीज आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जा रहे हैं उन लोगों के, अगर यहाँ को बाहर के किसी आदमी को ज़मीन खरीदने नहीं दिया जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट के बारे में आप क्या बोलते हैं। अगर कोई यहाँ मुलाजिम लगना चाहता है बाहर का तो उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं, जो मेरे ख्याल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पिछले बार कमेंट भी किया। तो चूँकि वो हमारी सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जस्ट उस पर इस वक्त कमेंट करना मेरे ख्याल में, मैं वकील हूँ तो ज़्यादा जायज़ भी नहीं है। जब जजमेंट आएगी तो हम हर किसी को हक है उस पर कमेंट करने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा केस लीगली टेक्निकली एक अच्छा केस है, लेकिन हवा हमारे हक में नहीं है। जो मैंने दिल्ली में जाकर देखा, मैंने पूरा दिन अपने वकील के साथ रहा, मेरे चेयरमैन साहब सजाद साहब भी थे, पूरा दिन कोर्ट में हम थे, तो हम वॉच कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, ये लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो स्टेटमेंट दिया लेकिन मुझे लगा कि वहाँ माहौल हमारे हक में, हालात हमारे हक में नहीं, लेकिन केस हमारे हक में। आपको समझ में बात आई मैं किस चीज़ का कहता हूँ। अगर ये बीच में लाते हैं नेशनल इंटीग्रिटी का सवाल, इंटीग्रेशन हो रहा है या अलग मुल्क बन गया है तो नहीं ऐसा। हम पिछले 70 साल से हिंदुस्तान के साथ हैं और बवजह ही 370 35A। अब ये पता नहीं किस चीज़ को एमलगमेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेटेड तो ऑलरेडी हैं हम, लेकिन वो चीज़ अगर आड़े आ गई कि नेशनल इंटरेस्ट के हित में कोई फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 1-2 फैसले ऐसे आए हैं, वो माहौल मैंने देखा हमारे हक में नहीं, बाकी केस हमारे हक में। मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनरेबल CJI ने कल 2 स्टेटमेंट्स दिए, 2 अपने कमेंट किए उस पर। एक ये किया कि जो आपका जो ये स्टेटहुड है वो कब तक आप जम्मू कश्मीर को लौटाएंगे, और दूसरा ये है कि इलेक्शन पे सेंट्रल का क्या नोट है उस पर। लेकिन उसमें क्लियरेंस नहीं है कि देखिए बात सुनिए, मेरे ख्याल में आज मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने भी इस पर कमेंट किया होगा। मुझे कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए अपने चेयरमैन साहब के साथ, लेकिन मेरा ज़ाती ये है कि मुझे बताओ यार, सेंटर ने बोला है पार्लियामेंट में कि हम आपको स्टेट वापस दे देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इसमें। दूसरा, उन्होंने बहुत बार बार कहते हैं कि हम इलेक्शन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन करवाएगा उनको, मुझे बताओ। लोग अब इस मकमसे में पड़ गए, स्टेट वापस आएगा, अब इलेक्शन होंगे। वो यार आहिस्ता करो कश्मीर, मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों, आहिस्ता करो। ये तो दे आर ऑलरेडी कमिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने दोनों चीज़ों का कहा, इलेक्शन तो करना ही करना है उनको, आज नहीं तो कल। मुझे गमित आंत दपा वहीं गन इलेक्शन, सुबह गन इलेक्शन, तो यार करें कब करना है। स्टेट दे आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एक बात है हमारे हक में कि अगर वो टाइम बाउंड कहते हैं इसको, सेंटर को टाइम बाउंड करते हैं कि फलानी टाइम तक आप स्टेट वापस दे दीजिए, फलानी टाइम तक आप इलेक्शन कर लीजिए। वरना उन्होंने कहा है इसमें एम्बिग्यूटी है, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। तो कश्मीरियों को साइकोलॉजिकली इंगेज किया जा रहा है कि आज कल परसों वो ये तरसों, उनके अपने मफाद हैं उसमें, क्या इंटरेस्ट्स हैं उनके अपने, कश्मीरियों को साइकोलॉजिकली इंगेज रखना, क्या करना। लेकिन कमिटेड तो वो ऑलरेडी। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात होती है कि नहीं आप हमें टाइम बताओ, सुप्रीम कोर्ट उनसे अंडरटेकिंग लेके लेता है कि ये इस टाइम तक आप इलेक्शन कराओ, इस टाइम तक आप स्टेट, वो हमारे हक में फैसला है। वरना ये भी कोई फैसला हमारे हक में, ये ऑलरेडी डिसाइडेड। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। थैंक यू।